जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए अगली साइंस की क्लास में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पे थ्योरिकल पोर्शन के हिसाब से लिख रखा है। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको यहाँ पे करवाएंगे आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद एमसीक्यू व टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चनों को टेकल कर पाएंगे। सबसे पहले हमने साइंस सीरीज चालू करी है रेलवे एग्जाम के लिए, तो साइंस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बारी बारी से अन्य टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ एक बार कम से कम शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में ये समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र में हमें पढ़ना क्या होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि तंत्रिका तंत्र में सिर्फ दो अंगों के बारे में पढ़ना होता है। पहला अंग है ब्रेन और दूसरा अंग है स्पाइनल कॉर्ड। इसी को कहा जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। अब इनको चित्र के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए ये इंसान की बॉडी है, ठीक है, ये इंसान की बॉडी है और बॉडी में ही ये ऊपर वाला पार्ट ये ब्रेन है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो फिगर में इसको कहा जाता है मेरुरज्जु। जो आपके बैक साइड जो रीढ़ की हड्डी जिसको एक शब्दों में हम लोग बोलते हैं वही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। उसी को और टेक्निकल भाषा में मेरुरज्जु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। तो इसमें सिर्फ दो ही अंग पढ़ने होते हैं। एक ब्रेन हमको पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि तंत्रिका तंत्र में क्या कौन से अंग आते हैं तो आप बताएंगे सर ब्रेन आता है। दूसरा टॉपिक जो होता है, दूसरा जो इसमें अंग पढ़ना होता है वो होता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। आपने फिगर में अच्छे से शायद समझ लिया होगा कि ये ब्रेन का पार्ट है और ये है स्पाइनल कॉर्ड। इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इन्हीं को बारी बारी से एक एक अंग के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ब्रेन के बारे में, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो देखिए समझते हैं ब्रेन के बारे में। तो ये मानव मस्तिष्क है, ये मानव का चित्र बना हुआ है, ये उसका मस्तिष्क है और इसी से बैक साइड एक जो मेरुरज्जु निकलती है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन में इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो ब्रेन के अध्ययन को बोला जाता है न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र, उसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस का मतलब उसी से बना हुआ है मिल करके न्यूरोलॉजी, ठीक है। अब इनके डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जो ब्रेन का इलाज करते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ब्रेन की इकाई ब्रेन के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और ब्रेन की इकाई को क्या बोलते हैं, यानी जो ब्रेन की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इसी को हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोल दिया जाता है। तो इसके इकाई को क्या बोला जाता है? तो न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल बोला जाता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। यही वो चीज़ है, बॉडी का यही वो पार्ट है जो आपको सारे काम कराने के लिए बताता है, आपको संकेत देता है, आपको सूचनाएं प्रदान करता है। सारा खेल इसी का है। तो ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब देखते हैं कि ब्रेन की जो झिल्ली होती है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस इसकी झिल्ली को बोला जाता है। ब्रेन की सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा तभी मिलती है जब ग्लूकोज यानी ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? C6H12O6 का ब्रेक डाउन O2 की उपस्थिति में हो। बात समझ में आई? ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन O2 की उपस्थिति में होगा तभी ब्रेन को क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए बॉडी में किस चीज़ को ऊर्जा की डिमांड होती है तो किसको होती है? ब्रेन को होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो आपके बॉडी के सारे अंग क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, काम करना बंद हो जाते हैं। जब इंसान कोमा में जाता है तब क्या होता है? ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो ब्रेन सिग्नल ही नहीं भेज पाता है किसी को कि आपका ये हाथ है तो कि आप ये चीज़ उठाओ, या फिर पैर को ये सिग्नल भेजता है कि आप 2 कदम चलो।
ठीक है। तो इस तरीके की सारी क्रियाएं कौन कराता है? ब्रेन कराता है। ब्रेन न्यूरॉन के माध्यम से सिग्नल भेजता है। आपने उसकी इकाई पढ़ी ना, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन के माध्यम से सिग्नल भेजता है और ये बताता है कि अब ये काम करो, ठीक है, अब यह काम करो। जैसे आपको भूख लगी, मान लो आपको भूख लगी, तो अब क्या होता है, आपको भूख लगी तो ये फील ब्रेन ने क्या, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने न्यूरॉन को सिग्नल भेजा, तो आपकी क्या ललक हुई कि अब खाना हमको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं जब बंद हो जाती हैं, जब ब्रेन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो सारे बॉडी के अंग जितने भी पार्ट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा खेल किसका है? ब्रेन का है, ठीक है। अगर वजन की बात कर ली जाए तो पुरुषों में इसका वजन लगभग कितना होता है? 1450, यहाँ पे गलत लिखा है, 140 लिखा है, लगभग 1450 ग्राम होता है। और महिलाओं में इसका 1350 ग्राम के लगभग वजन इसका होता है। यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका वजन होता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका एवरेज वजन माना जाता है। तो पुरुषों में अगर बात करी जाए तो 1450 ग्राम यानी 1.5 kg आप हम लोग कह देते हैं, और महिलाओं में इसको 1350 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। अब ब्रेन के कितने अंग होते हैं तो इनको भी हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है फोर ब्रेन बोला जाता है, एक को बोला जाता है मिड ब्रेन, और एक को बोला जाता है हिंड ब्रेन। तो ये जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में कुछ उनके अंग भी हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे फोर ब्रेन के अंतर्गत हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो हमने फिगर में दिखा रखी हैं, ठीक है। इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। सबसे बड़ा दिमाग यही होता है, कौन सा? फोर ब्रेन, ठीक है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये जो आप चित्र में ये जो पूरा ये पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी ये कलर है, ये पूरा फोर ब्रेन का है, और जो ग्रीन कलर है वो मिड ब्रेन का है, और नीचे जो रेड कलर है वो कौन सा है? हिंड ब्रेन का है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देख भी पा रहे होंगे, सबसे बड़ा भाग जो पूरे ब्रेन का है वो कौन सा है? फोर ब्रेन है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए। इसमें थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस जैसे पार्ट देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। अब हो गया मिड ब्रेन की बात, तो यह इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। यह सबसे छोटा दिमाग होता है। आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यही है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। फिगर में आपको इस वजह से बता रहे हैं कि चीज़ें आपके दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट कर पाएंगी, कि आप जैसे ही ब्रेन के बारे में सोचोगे तो दिमाग में एक इमेज आ जाएगी कि ब्रेन, अच्छा ऊपर वाला जो सर ने पार्ट बताया था फोर ब्रेन का था, वो सबसे ज़्यादा उसका कलर था, यानी वो सबसे बड़ा था, फिर बीच में मिड ब्रेन था और लास्ट में हिंड ब्रेन था, ठीक है। इस तरीके से आप उसको फॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए, हिंड ब्रेन का मतलब है पश्च मस्तिष्क। इसके 3 भाग है, पोन्स, मेडुला और एक है सेरिबेलम, ठीक है। तो ये सब पार्ट है, अभी इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन के बारे में। तो चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉरी, अब अभी हम लोग देख लेते हैं हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें टाइपिंग ऊपर नीचे हुई है, तो ये हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हिंड ब्रेन के बारे में है, तो ये होता है सेरिबेलम। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। तो सेरिबेलम, इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अब देखो, ये आपने नीचे वाला जो पार्ट पढ़ा था वो हिंड ब्रेन का था, यहाँ से कुछ इस तरीके से था, नीचे का पार्ट हिंड ब्रेन का था, ठीक है। अरे ऊपर एक बार आप फिगर को और देख लो, ये देखो नीचे वाला ही तो पार्ट है हिंड ब्रेन का, ये वाला पार्ट, यही तो पार्ट है हिंड ब्रेन का। अब इसी में जो पार्ट आप ये जो इसके तीनों पार्ट देख रहे हैं, सेरिबेलम, मेडुला, ओब्लोंगाटा, ये सब किस में हम पढ़ने वाले हैं? ये हिंड ब्रेन में पढ़ने वाले हैं। तो इसी पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसको बोला जाता है अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क में सेरिबेलम को ही अनुमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं। अब देखो, इसको एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है सबसे छोटा दिमाग। किसको बोला जाता है? सेरिबेलम को बोला जाता है। कौन सा है? ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सर है सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम। इसको सबसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। जीवन का पेड़ भी इसे कहा जाता है, जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये चीज समझ लो। क्यों? क्योंकि ये शरीर के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देता है, शरीर को संतुलित बना के रखता है। कौन? सेरिबेलम। अगर इंसान सही से बोल नहीं पा रहा है, बॉडी उसकी सद नहीं रही है, वो जैसे कि आप अल्कोहल पी लेते हो, या अल्कोहल जो लोग पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, तो वो उनका क्या होता है, शरीर स्थायी नहीं रहता है,
वो एक जगह सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। तो उनको खड़े ना रह पाने की वजह ये होती है कि उनका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है। सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सेरिबेलम सही होता तो वो इंसान सुव्यवस्थित ढंग से खड़ा होता। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम का काम ही है कि शरीर का संतुलन बना करके रखना। ठीक, जब इंसान अल्कोहल पीता है तो उसको आइडिया ही नहीं लग पाता कि किस इंसान से क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोले। ये सब सारी क्रियाएं उसकी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, उसके मन में जो आता है वो बोलता है। तो सेरिबेलम का योगदान मुख्य रूप से जीवन का पेड़ इसीलिए उसको कहा जाता है कि इंसान अपनी जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो उसकी डिस्टर्ब होने लगती हैं। ठीक है, सबसे छोटा दिमाग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पार्ट आप सेरिबेलम का इसमें देख सकते हैं। पेशी संकुचन की प्रक्रिया मतलब शरीर के अंगों को अपनी मर्जी के अनुसार करना। मूत्र अपनी मर्जी के अनुसार करना। मूत्र यहाँ पे गलत लिखा है, ये होना चाहिए मूव करना। ये गलत लिखा है, इसको जगह होना चाहिए मूव करना। मूव मूव। ठीक है, यानी कि वही बात हुई ना, इसको जीवन का पेड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह काम करता है कि इंसान को शरीर को संतुलित बना कर रखता है। लेकिन जब आपने अल्कोहल ले लिया, आपने ड्रिंक कर ली, तो उसमें ये डिस्टर्ब होता है सेरिबेलम। जब वो डिस्टर्ब होता है तो किस अंग को कितना मूव करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है, ये सब इंसान खो चुका होता है। तो उसको जैसे मन होता है वैसे वो रिएक्ट करता है। तो ये बात आपने समझ लिया सेरिबेलम के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मेडुला ओब्लांगेटा से पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखो, इसका ये चित्र में आप ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला ही पार्ट तो हम लोग हैंड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, नीचे वाले पार्ट में। अब नीचे वाले पार्ट में ही ये वाला पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। इसके ऊपर है पोन्स और फिर स्पाइनल कॉर्ड जुड़ जाती है, जो आके जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो वाला पार्ट जुड़ जाता है। तो इसका वर्क क्या होता है, तो ये जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण कराता है। अब जैविक क्रियाओं में कौन से, जैसे जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन पर एक भी अनुपस्थिति हो गई तो आप मर सकते हैं। जैसे कि यानी कि ये क्या काम करेगा, जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है कि जिन पर, अब जैसे जैविक क्रियाओं में कौन कौन से आते हैं कि अगर एक भी उस चीज़, जितनी भी जैविक क्रियाओं में जो चीज़ें आती हैं, अगर उन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है और वो ईश्वरीय नियंत्रण के आधार पे चलते हैं। जैसे अगर सांस का लेना, ब्लड सर्कुलेशन, हृदय का धड़कना, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब जैसे कि सांस लेना है, अब सांस लेना अगर बंद हो जाए तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, पाचन क्रिया इंसान की बंद हो जाए तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन अचानक से रुक जाए तो इंसान मर जाएगा। तो ये वो क्रियाएं होती हैं जिन पे इंसान का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये सब कौन सी क्रियाएं हैं, तो ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंतर्गत आती हैं। अब इन्हीं में सहायक क्रियाएं भी आती हैं कि जैसे इनकी अगर उपस्थिति या अनुपस्थिति ना भी रहे तो कोई बॉडी में दिक्कत नहीं होती है। जैसे ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हिचकी आना, अगर आपको हिचकी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। छींकना, छींक लिया तो ठीक है, नहीं छींके तो कोई बात नहीं। खांसना, डकारना, उबाई लेना, ठीक है, अगर ये क्रियाएं आ रही हैं तो बॉडी में कोई फर्क पड़ता है क्या कि आपने छींक दिया तो आपको 5 किलो वजन कम हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। अगर नहीं भी छींके तब भी कोई समस्या नहीं है, छींक दिया तो उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये होती हैं सहायक क्रियाएं। लेकिन जो जैविक क्रियाएं होती हैं, तो जैविक क्रियाओं में अगर एक भी अनुपस्थित हो जाए तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, मेडुला ओब्लांगेटा के अंतर्गत आती हैं, जिन पे जैविक क्रियाओं पे मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया कि सेरिबेलम को शरीर का यानी कि जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बॉडी को संतुलित करके रखता है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो बॉडी संतुलित नहीं रहती है। और इसके बाद हमने पढ़ा मेडुला ओब्लांगेटा को, तो यह क्या करता है, बॉडी की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कि यानी कि इनकी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए बॉडी में, अगर होती है तो इंसान मर जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब अगला पार्ट इसी का था पोन्स। अभी हिंड ब्रेन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पोन्स अगला पार्ट है। पोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पोन्स में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। यह श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करता है, श्वसन तंत्र पर। और ये देख लेते हैं हम लोग, ये पोन्स का पार्ट यहाँ पे है, मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर पोन्स का पार्ट है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को हाइपोथैलेमस ब्रेन तक जोड़ने का काम कौन करता है,
पोन्स करता है। आपको ये दोनों पॉइंट पोन्स से याद रखने हैं, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोगों का ये हमने पार्ट पढ़ लिए किसके, हिंडब्रेन के पढ़ लिए। ये चित्र आपको देखिए, तो हमने अभी जो कंप्लीट करा ब्रेन के टाइप्स में हिंडब्रेन को कंप्लीट कर लिया, पोन्स पढ़ लिया, मेडुला ओब्लांगाटा पढ़ लिया, ठीक है, सेरिबेलम पढ़ लिया, ये तीनों पढ़ लिए। सेरिबेलम पढ़ा है, सेरिब्रम नहीं पढ़ा है, अभी याद रखिएगा, सेरिबेलम पढ़ा है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट, हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह क्या काम करता है। तो देखो, मध्य मस्तिष्क में के अंतर्गत हमारी वो क्रियाएं आती हैं जो संवेदी अंग आते हैं। अब संवेदी अंग कौन से हैं, तो जैसे संवेदी अंग के तौर पे कौन कौन से आते हैं, तो जैसे आँख हो गई, ठीक है, नाक हो गया, ठीक है, कान हो गया, जीभ हो गई और त्वचा हो गई। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संवेदी अंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें से दो ऐसे अंग हैं जो हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, मिड ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मिड ब्रेन किसके अंतर्गत आता है, ब्रेन के अंतर्गत आता है, तो ठीक है। तो उनमें से कौन से पार्ट हैं, तो जैसे आँख है या मिड ब्रेन को कंट्रोल करती है, कान है या मिड ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो बस आपको मिड ब्रेन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। मिड ब्रेन में हमको इतना ही पढ़ना। मिड ब्रेन पार्ट कौन सा है, तो ये देखो इस फिगर में जैसे हमने आपको बताने का प्रयास किया है, इस तरीके से ये इंसान का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये कौन सा था, फोर ब्रेन का था। बीच वाला ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, ये रेड कलर का यही आपका मिड ब्रेन है, और इसके नीचे जितना पार्ट बचता है वो कौन सा है, हिंड ब्रेन है, जो हमने आपको ऊपर पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में कि फोर ब्रेन के बारे में क्या डिटेल है, कैसे इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। चलिए देखिए, आप जिस तरीके से हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप इसी तरीके से बिल्कुल एक अपनी कॉपी बनाइए। बायोलॉजी के लिए अलग बना लीजिए और केमिस्ट्री के लिए अलग और फिजिक्स के लिए अलग, टॉपिक वाइज टॉपिक, सेगमेंट वाइज सेगमेंट हम वीडियो को कंप्लीट करते चलेंगे। सिलेबस हमने पहली वाले वीडियो में भेज दिया था, और अगर कमेंट करके आप बताएंगे कि रेलवे में किस विषय का सिलेबस आपको चाहिए, किस भर्ती का चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में पीडीएफ के तौर पे, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल देंगे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। लेकिन नोट्स आप बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप जा करके पेपर सॉल्व करिए, देखिए आपके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यही तो आपकी डिमांड होनी चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जितनी डिमांड एग्जाम की है उतना ही आप पढ़ो और आप सक्सेस निश्चित तौर पे होंगे। इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने मिड ब्रेन पढ़ा, मिड ब्रेन के अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिंड ब्रेन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं, तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आता है थैलेमस। क्या आता है, थैलेमस। तो इसमें संवेदी अंग त्वचा, नाक, जीभ को कंट्रोल कौन करेगा, तो थैलेमस करेगा। त्वचा, नाक, जीभ को कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस करेगा। या इसकी उपस्थिति कहाँ पे होती है, तो ये देख लो, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यह थैलेमस है। हम ये फिगर इस वजह से लगाते जा रहे हैं कि आपके माइंड पे एक स्टोरी क्रिएट हो सके, एक सिंबल बन सके, और आप उस चीज़ को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकें और आप उस चीज़ को अच्छे से याद कर सकें। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है। आप फिगर वाइज भी देखते चलिए और साथ में स्टोरी भी इसकी क्रिएट करते चलिए दिमाग में। चलिए, ये हो गया थैलेमस के बारे में, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो हाइपोथैलेमस का पार्ट कौन सा है, तो ये जो आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये जो नीचे पार्ट आपको दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस, और ऊपर थैलेमस था, यहाँ पे थैलेमस था और नीचे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या होता है, देखो अब वर्क क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस के वर्क को आप पढ़िए कि जैसे यह मुख्य रूप से कुछ विशेष क्रियाओं पे काम करता है। जैसे भूख का अनुभव कौन कराएगा, थैलेमस। लेकिन हमने ऊपर आपको एक बात बताई थी कि शरीर को संतुलित कौन रखता है,
बताइए शरीर को कौन संतुलित रखता है? अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान के को क्या बोलना है, कैसे खड़े होना है, किससे कितनी बात करनी है, कितने शब्दों में बोलना है, वो सब नहीं कर पाता। तो ये कौन सा अंग होता है? तो ऊपर अभी हमने आपको पढ़ाया था हिंड ब्रेन में सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम। तो ये काम कराता है, शरीर को संतुलित करने का काम करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या काम करता है कि भूख का अनुभव कराता है, किसी इंसान को प्यास लगी है उसका अनुभव कराता है, आंतरिक दर्द को अनुभव कराता है, आपके अगर कोई चोट लग गई, ठीक है, या फिर सुई चुभ गई या कुछ भी ऐसा हुआ तो दर्द का फील कराएगा हाइपोथैलेमस। मुस्कुराना है, मूड कैसा है, यह सब डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस पे, ठीक है। नींद का अनुभव हाइपोथैलेमस, तैरने का मन है, डांस करने का मन है, कूदने का मन है, खेलने का मन है, जितनी भी फीलिंग्स से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। अब जैसे कि अक्सर प्यार में दिल टूटता है, तो दिल नहीं टूटता है, इस बात को आप देखो, ये जो युग है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का युग है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से दुनिया चल रही है। तो इस युग में हमको साइंस से चीज़ों को ज़्यादा कोरिलेट करना है। वो अलग बात है कि हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो जो दिमाग में आता है वो करते हैं। अब जैसे किसी से बोल दिया गया कि उसका दिल टूट गया, तो दिल थोड़ी टूटता है भाई, दिल नहीं कभी टूटता है। दिल आप अगर आपको ऑपरेशन करके दिल आपका निकाला जाए तो वैसे को वैसा आपको धड़कता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दिल कभी नहीं टूटता है। टूटता फिर क्या है? तो हाइपोथैलेमस की फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, हाइपोथैलेमस ब्लॉक हो जाता है, तब इंसान को समझ में आता है कि अच्छा दिल जैसा टूट गया, उसकी फीलिंग्स ही खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है तैरने का, नींद का, मूड अच्छा बनाने, मुस्कुराने का, ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, यह सारे काम कौन? हाइपोथैलेमस करा रहा है। और जब आपको ये महसूस होता है प्यार में धोखा, चीटिंग, फ्रॉडगिरी कुछ भी होता है, जब आपका दिल टूटता है, आपको लगता है दिल टूटता है, तो ये हाइपोथैलेमस ये सब क्रियाएं करने का बंद कर देता है। तो आपको ये फील होता है कि यार दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि जब आपको ना तो खाने का मन करेगा, ना प्यास का अनुभव हो पाएगा, ना आप किसी से मुस्कुराओगे, ना अच्छा आपका मूड हो पाएगा, ना आप नींद लोगे। तो जब ये सारी क्रियाएं होंगी नहीं तो आपको अंदर से यही तो फील आएगा ना कि दिल टूट गया। तो ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं, उसमें हाइपोथैलेमस की ही फीलिंग से जुड़ी होती हैं, हाइपोथैलेमस ये काम करता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को नोट करिएगा, दिल नहीं टूटता, हाइपोथैलेमस ब्रेक होता है। चलिए, ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग ऊपर हमने पढ़ा था सेरिबेलम के बारे में, वो किसके में पढ़ा था? हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब ये है सेरिब्रम, ठीक है। इससे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो सेरिबेलम का हमने ऊपर आपको बता दिया कि शरीर को संतुलित करने का काम करता है, शरीर को संतुलित करने का। आपने इनको वल पी लिया तो सेरिबेलम क्या हो गया? सेरिबेलम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया। जब वो ब्लॉक हो गया तो किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे पैर रखना है, कैसे हाथ उठाना है, कितना चलना है, कुछ नहीं रहता। वो ब्लॉक हो जाता है तो सब कुछ अपने हिसाब से दाएं बाएं हाथ पैर पटकता रहता है इंसान। तो ये था सेरिबेलम। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या काम करता है? तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि इसको इंटेलिजेंट ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट ब्रेन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना सेरिबेलम, सेरिबेलम था और हाइपोथैलेमस था, उतना ही सेरिब्रम है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सेरिबेलम के बारे में 20 बार बता चुके कि वो शरीर को संतुलित करने का काम करता है, ठीक है। अब ये देखो सेरिब्रम क्या होता है, इसको इंटेलिजेंट ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट ब्रेन। अब इंटेलिजेंट ब्रेन क्यों कहा जाता है अभी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। पूरे दिमाग में जो जितना आपका इंसान का मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन में सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तुरंत आप बताएंगे सर, फॉर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क। इतना पार्ट लगभग अग्र मस्तिष्क का था, जो ऊपर हमने आपको चित्र में दिखाया था। एक बार और आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि ये था पार्ट फॉर ब्रेन का। ये देखो, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये फॉर ब्रेन का है, ये फॉर ब्रेन है, ठीक है। इतना पार्ट फॉर ब्रेन है। तो अगर आपसे ये पूछें कि सर ये बताइए कि पूरे मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो आप तुरंत बताएंगे सर फॉर ब्रेन होता है। लेकिन फॉर ब्रेन ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या बताएंगे? तब फॉर ब्रेन के जो पार्ट अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम लोगों को यहाँ बताना है। तो सेरिब्रम है जो सबसे बड़ा पार्ट है फॉर ब्रेन का, ठीक है। इसको ये सबसे बड़ा पार्ट है, कौन सा? सेरिब्रम।
अब देखते हैं सेरिब्रम के बारे में और क्या मुख्य बातें हैं कि इसे इंटेलिजेंट ब्रेन कहा जाता है। क्यों? इसमें 5 टाइप्स के लोब पाए जाते हैं। लोब का क्या मतलब है? एक पार्ट पाए जाते हैं। 5 टाइप के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है इनसे। अब इसी चीज़ को हम आपको बेहतर ढंग से यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। अब जैसे 5 टाइप के आपको लोब पाए जाएंगे, तो इन लोब से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे पहला लोब यहाँ पे अगर हम, तो टॉम्पोरल लोब है, ठीक है, टॉम्पोरल लोब है। अगला कौन सा है? तो ऑसिपिटल लोब है। फिर कौन सा है? तो फ्रंटल लोब है। तो ये 5 लोब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी को हम डिफरेंट कलर से बना देंगे। तो ये वाला जो लोब है, इसको हमने क्या नाम दिया? तो पैरिटोलर लोब दिया नाम, ठीक है, पैरिटल लोब नाम इसका दिया। अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या काम करता है? तो मैथ रीजनिंग इनकी कैलकुलेशन करता है। जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है, यानी उसका सेरिब्रम बहुत अच्छा है। सेरिब्रम में कौन सा लोब अच्छा है? तो पैरिटल लोब उसका अच्छा है, तभी वो तेजी से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा जो लोब है, ये आपने पहले लोब के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा लोब कौन सा है? तो इसमें दूसरा लोब है हिप्पोकैम्पस लोब। हिप्पोकैम्पस लोब। तो इस लोब को हम लोग यहाँ पे दूसरे डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। तो हिप्पोकैम्पस लोब इसमें कौन सा है? तो इसको देखते हैं। तो ये है हिप्पोकैम्पस लोब, ये वाला है पार्ट। इसमें ढंग से चित्र को बनाया नहीं गया। तो हिप्पोकैम्पस ये लोब है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि हिप्पोकैम्पस लोब जो होता है यह क्या काम करता है। तो देखो, या इसे ब्रेन की हार्ड डिस्क कहा जाता है, या मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। ये याददाश्त को स्टोर करता है, ठीक है, यानी कि चीज़ें स्टोर करता है। अगर यह इंसान का हिप्पोकैम्पस लोब अच्छा होता है, तब उसे पुराने सपने याद रहते हैं, ठीक है, उसको पुरानी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें हुई थी, क्या चीज़ें नहीं हुई थी। अब इंसान सपना देखता है और मॉर्निंग में जैसे ही उठता है तो उसको अपना सपना याद नहीं रहता है। तो कमी किसकी है? हिप्पोकैम्पस लोब उसका क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग टेम्पोरल लोब। अगला कौन सा है? टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है? तो जो सपने आप देखते हो ना, उसको बनाने का काम कौन करता है? तो टेम्पोरल लोब करता है। सपने बनाने का काम करता है टेम्पोरल लोब। इस बात को आप याद रखिएगा। और लेकिन सपनों को याद कौन रखता है? तो हिप्पोकैम्पस लोब याद रखता है। हिप्पोकैम्पस लोब याद रखता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब कौन सा है? तो ऑसिपिटल लोब का क्या काम होता है? तो देखो, ऑसिपिटल लोब क्या करता है? ये जो पास्ट की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उनको भी याद रखता है, ठीक है। पास्ट में कोई अगर बात हुई है तो उसको भी याद रखता है। और हिप्पोकैम्पस का भी यही काम था कि वो मेमोरी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या काम करता है? तो सोचना, इच्छा शक्ति, यानी इस तरीके के काम को कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है। यह एक मल्टी पर्सनालिटी के रूप में काम करता है, ठीक है, मल्टी पर्सनालिटी के रूप में काम करता है। जैसे सोचना, निर्णय लेना, ठीक है, इच्छा शक्ति, याददाश्त का बनाना, या थोड़ी देर में कोई चीज़ें भूल जा रहे हैं, ठीक है, उन सब पे काम कौन करता है? तो करता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब काम करता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें समझ गए होंगे। लोब से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीज़ें हमने अभी बोली भी हैं, अगर इसमें नहीं भी लिखी हैं तो उनको आप वीडियो स्टॉप करके उनको लिखिएगा जरूर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है। अभी अभी हम लोगों ने क्या चीज़ें समझी? देखो, सबसे पहले हमने ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, ठीक है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन तीनों के भाग हमने पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना है। तो मेरुरज्जु से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो इन्हीं से पूछता है। तो मेरुरज्जु के बारे में ये चीज़ें आपने चित्र में अच्छे से समझी होंगी कि ये जो ब्रेन वाला पार्ट था, तो ब्रेन वाले पार्ट को हमने पार्ट बाई पार्ट करके डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारा मेरुरज्जु है, इसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, या एक रीढ़ रज्जु भी इसको कहा जाता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य
केंद्र होता है या अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करने का काम करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है। तो दोस्तों ये पूरा सेगमेंट था, ठीक है। इसका आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप सिर्फ रिवीजन करिए। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि ब्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड डॉक्टर को क्या कहते हैं, कितना वजन होता है ब्रेन में, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इन टाइप को फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया कि जीवन का पेड़ किसको कहा जाता है, मेडुला ओब्लांगेटा का क्या मतलब होता है, पोन्स का क्या काम करते हैं, संवेदी अंग कौन से हैं, थैलेमस क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, सेरिब्रम का क्या यूज है दिमाग में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। दोस्तों नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप मॉडल पेपर भी सॉल्व करिए। इसके बाद देखिए आपके कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। आशा करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, लेकिन अगर फिर भी छूटते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, अगर एक आध क्वेश्चन छूटते तो इसमें नीचे नोट लगा करके इसी नोट्स में आप अच्छे से उनको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट आप अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर अगली फिजिक्स की क्लास करें या बायो की क्लास करें, क्योंकि आपके डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, वरना जिस हिसाब से वीडियो चलाया जा रहा है उसी हिसाब से आपको पूरा रेलवे एग्जाम होने से पहले पहले सारे आपको जीएस का पोर्शन स्टैटिक से लेकर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा हम कवर करेंगे। भरोसा रखिए, सबसे बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सबसे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है। बड़ी मेहनत से चीज़ों को कवर किया जाता है, नोट्स बनाया जाता है, आपके लिए बनाया जा रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।